आज के इस क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप इस ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता है तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे, यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है, शॉर्ट नोट्स बनाना एक आर्ट होता है जो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम होगा। जब आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम होगा तो आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ पाएंगे, और जब प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ जाएगा और वही आपकी सफलता को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स बनाना आप एक दिन, दो दिन, 1 मंथ, 2 मंथ में नहीं सीख पाएंगे। एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट क्लियर करना पड़ता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख पाते हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास के थ्रू आप शॉर्ट नोट्स बनाना सीख पाएंगे। ये क्लास आपकी शॉर्ट नोट्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा यदि आप फोकस होकर के इस क्लास को देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट है वो है उत्तर वैदिक काल। आज का जो फोकस पॉइंट होगा उत्तर वैदिक काल। इससे पहले का जो चैप्टर हमने आपको ऋग वैदिक काल, इससे पहले के चैप्टर में हमने आपको ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ाया है। आज का जो चैप्टर है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की जो टाइमलाइन है, उत्तर वैदिक काल की जो टाइमलाइन है वो ईसा पूर्व 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच है। उत्तर वैदिक काल की जो टाइमलाइन है वो ईसा पूर्व 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच। टाइमलाइन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। प्रत्येक वर्ष टाइमलाइन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के विस्तार की जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के विस्तार की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। ऋग्वेद जो होता है देवताओं की स्तुति यानी देवताओं की पूजा से संबंधित होता है। सो ऋग्वेद होता है वो देवताओं की स्तुति यानी देवताओं की पूजा से संबंधित होता है। देवताओं की पूजा करने की जो पद्धति होती है, इससे पहले का जो चैप्टर हमने आपको ऋग वैदिक काल बताया है, उस ऋग वैदिक काल के अंदर जो हमने ऋग वैदिक देवता का टॉपिक बताया है, वहां पे हमने इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक फैक्ट को क्लियर किया है कि देवताओं की पूजा, देवताओं की स्तुति यानी देवताओं की पूजा करने की पद्धति क्या होती है। ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता जैसे इंद्र और अग्नि थे, ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवताओं के रूप में हम इंद्र को जानते हैं, अग्नि को जानते हैं, वरुण को जानते हैं। इन देवताओं की पूजा करने की जो पद्धति होता था, पूजा करने का जो तरीका होता था, वो कहां पे दिया गया? ऋग्वेद में दिया गया है। और इसके बारे में हमने आपको इससे पहले का जो चैप्टर ऋग वैदिक काल है, उस ऋग वैदिक काल के भीतर जो ऋग वैदिक देवता का जो टॉपिक्स है, वहां पे हमने इसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक फैक्ट को क्लियर किया है। तो वहां पे आप इसके बारे में देख सकते हैं कि देवताओं की पूजा करने की पद्धति क्या है, देवताओं की पूजा करने का क्या तरीका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामवेद की। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? सामवेद। सामवेद जो है राग या गीतों से संबंधित है। सामवेद राग या गीतों से संबंधित है। इस सामवेद को हम संशोधित संग्रह के नाम से भी जानते हैं। सामवेद को हम संशोधित संग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो सामवेद है, क्योंकि सामवेद ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया है। क्योंकि सामवेद ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनने के दो एंगल होंगे। अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में किसे हम संशोधित संग्रह कहते हैं? वो सामवेद है। या एक एंगल ये होगा कि निम्नलिखित वैदिक ग्रंथों में से कौन ऋग्वेद से संबंध है, कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? सामवेद। तो जो सामवेद वैदिक ग्रंथ है वो ऋग्वेद से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सामवेद है वो ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया है। आफ्टर दैट यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से यानी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद जो है यज्ञ से संबंधित है यानी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। और इसमें यजुर्वेद में जो यज्ञ होता है, जो यजुर्वेद में हम जो यज्ञ होता है
उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ हो रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उसमें जो बलि देने की विधि है, जो बलि देने की विधि है, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में जो बैलों की बलि दी जाती है, उन बैलों की बलि देने की जो विधि है वो कहाँ पे बताया गया है? यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद में हमें बलिदान विधि भी देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले का टॉपिक जो हमने ऋग्वैदिक देवता आपको पढ़ाया है, उस ऋग्वैदिक देवता में हमने आपको बताया था कि देवताओं की पूजा करने की एक पद्धति क्या थी? बलिदान की देवताओं की पूजा करने की क्या थी? पद्धति। तो इसके पहले का टॉपिक हमने ऋग्वैदिक देवता आपको पढ़ाया था, वहां पे हमने आपको बताया है। तो यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। और उस जो यज्ञ होता है, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है, जहां पे हम बैलों की बलि देते हैं, उस जो बलि दी जा रही है, उस बलि देने की जो विधि होती है, यानी जिसको बलिदान विधि कहते हैं, वो कहां पे हमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। और बलिदान क्या होता है? बलिदान जो है देवताओं की स्तुति करने का, देवताओं की पूजा करने का एक क्या होता है? तरीका होता है। ये पॉइंट हमने आपको कहां पे बताया है? इससे पहले का टॉपिक जो हमने आपको ऋग्वैदिक देवता बताया है वहां पे, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट और उसके फैक्ट को। अब आफ्टर डेट कौन आता है? अथर्ववेद जो है, इसमें बाधाओं और बुराइयों को दूर करने के मंत्र बताए गए हैं। अथर्ववेद में हमें बाधाओं और बुराइयों को दूर करने के मंत्र बताए गए हैं। जो अथर्ववेद है, ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। इससे हम अथर्ववेद वैदिक ग्रंथ से हम उत्तर वैदिक काल के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में, उनके उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में, हम उनके समाज के बारे में जान पाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, इन वैदिक ग्रंथों के बाद कौन आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंध होता है। कैसे? क्योंकि प्रत्येक वैदिक ग्रंथ का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इन वैदिक ग्रंथों के बाद कौन से ग्रंथ आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये किससे संबंधित होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वैदिक ग्रंथ यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का सभी का अपना क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जितने भी आपके वैदिक ग्रंथ हैं, इन सभी वैदिक ग्रंथों का अपना क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। इनकी रचना किसके बाद की गई? इन वैदिक ग्रंथों के बाद क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो किससे संबंधित हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी का अपना क्या होता है? ग्रंथ होता है। इन सभी का अपना ग्रंथ है, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? इसमें वैदिक अनुष्ठान या यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें वैदिक अनुष्ठान या यज्ञ की विधियों के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपके वैदिक ग्रंथ हैं, और इन वैदिक ग्रंथों के बाद जो ये ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, इन सबकी टाइमलाइन क्या है? इनकी टाइमलाइन क्या है? इनकी जो टाइमलाइन, ये जो वैदिक ग्रंथ है, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन सभी की जो इनकी टाइमलाइन क्या है? ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच। इन वैदिक ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों की जो टाइमलाइन है, वो ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच इन्हें रचा और संकलित किया गया है। ये जो आपके वैदिक ग्रंथ हैं, ये जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन्हें ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच रचा और संकलित किया गया। इन ब्राह्मण ग्रंथों को ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच रचा और संकलित किया गया। इन्हें ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच रचा और संकलित किया गया। किन क्षेत्रों में? ऊपरी गंगा की घाटी में। इन वैदिक ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों को ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 500 के बीच रचा और संकलित किया गया। किन क्षेत्रों में? ऊपरी गंगा की घाटी में। घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच जो गहरा स्थान होता है, जिससे आमतौर पर नदी का प्रवाह होता है, उसी को हम घाटी कहते हैं। घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का गहरा स्थान होता है, जिसमें से आमतौर पर नदी का प्रवाह होता है। तो ये जो आपके वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ रचे और संकलित किए गए किन क्षेत्रों में? आपके ब्राह्मण ग्रंथ और आपके जो वैदिक ग्रंथ हैं और जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, ये किन क्षेत्रों में रचित और संकलित किए गए? ऊपरी गंगा की घाटी में।
ऊपरी गंगा की घाटी में इन्हें रचित और संकलित किया गया। ऊपरी गंगा की घाटी की खुदाई से हमें 700 बस्तियों की प्राप्त हुई है। ऊपरी गंगा की घाटी की खुदाई से हमें 700 बस्तियों की प्राप्त होती है। इन बस्तियों को हम चित्रित भोरे बर्तन वाला स्थल भी कहते हैं। ऊपरी गंगा की घाटी की खुदाई से जो 700 बस्तियां प्राप्त की गई हैं, इन्हें हम चित्रित भोरे बर्तन वाला स्थल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों के लोग भूरे रंग के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हमने आपको बताया कि इस ऊपरी गंगा की घाटी से जो खुदाई की गई है, यहाँ से हमें 700 बस्तियां प्राप्त होती हैं। इन बस्तियों को हम चित्रित भोरे बर्तन वाला स्थल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपरी गंगा घाटी के क्षेत्र के लोग भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। और इसको हम, ये जो चित्रित भूरे बर्तन है वाला स्थल है, इसको हम PCW के नाम से भी जानते हैं। पेंटेड ग्रे, ये जो आपके चित्रित भूरे बर्तन वाले स्थल है, इनको हम किसके नाम से जानते हैं? PCW के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपके चित्रित भूरे बर्तन वाले स्थल है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? PCW के नाम से। P का मतलब क्या होता है? पेंटेड। G का मतलब क्या होता है? ग्रे। पेंटेड का मतलब चित्रित और ग्रे का मतलब क्या होता है? भूरे रंग का। अब ये जो ऊपरी गंगा की घाटी के जो 700 बस्तियों की प्राप्त होती है, उनको चित्रित भूरे बर्तन वाले स्थल भी कहते हैं। और साथ ही क्या बोलते हैं? PCW। अब हम बात करेंगे ये जो आपके वैदिक ग्रंथ है, ये जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे हमें किन किन क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। तो इन क्षेत्र की बात करें, यानी आपके जो वैदिक ग्रंथ है और जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे हमें किन किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे हम क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब से लेकर गंगा, यमुना, दोआब और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों के बारे में हम जान पाते हैं। ये जो आपके वैदिक ग्रंथ है, जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे किन किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। क्षेत्र की बात करें तो पंजाब से लेकर के गंगा, यमुना, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान होता है। जैसे एक गंगा नदी जा रही है, उस गंगा नदी से जब यमुना नदी आकर के मिलती है, जैसे एक गंगा नदी जा रही है, उस गंगा नदी से जब यमुना नदी आकर के मिलेगी, तो गंगा और यमुना के बीच का जो स्थान होगा, जैसे एक गंगा नदी निकल रही है, गंगा नदी जा रही है, तो उस गंगा नदी से जब यमुना नदी आकर के मिलेगी, तो जिस पॉइंट पे यमुना नदी गंगा नदी से मिलेगी, तो यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का जो स्थान होगा, यमुना नदी और गंगा नदी के बीच का जो स्थान होता है, जो जगह होती है, उसी को हम दोआब के नाम से जानते हैं। यानी दोआब जो होता है, दो नदियों के बीच का स्थान होता है। कब? जब एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। यानी एक मेन नदी जा रही है, एक मेन नदी जैसे एक मेन नदी गंगा हो गई और उसकी साइड नदी यमुना, तो उसकी साइड नदी यमुना जो गंगा से जिस पॉइंट में मिलेगी, तो गंगा और यमुना के बीच का जो स्थान होगा, उसी को हम दोआब कहेंगे। तो क्षेत्र की बात करें, इनकी क्षेत्र की बात करें तो पंजाब से लेकर गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र में क्या क्या आता है? पंजाब से लेकर गंगा, यमुना, दोआब का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हस्तिनापुर आता है। हस्तिनापुर जो कहां पे स्थित है? मेरठ में स्थित है। यदि हम हस्तिनापुर की बात करें, हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी। जो हस्तिनापुर है, ये किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी। इससे पहले का जो चैप्टर हमने आपको ऋग्वैदिक काल पढ़ाया, वहां पर हमने आपको बताया है कि भरत और पुरु कबीले के मिलने से, इसके पहले का जो चैप्टर ऋग्वैदिक काल का चैप्टर है, वहां पर हमने आपको बताया है कि भरत और पुरु कबीले के मिलने से किस कबीले का निर्माण हुआ? कुरु कबीले का निर्माण हुआ है। भरत और पुरु के कबीले के मिलने से कुरु कबीले का निर्माण हुआ है। और जो कुरु कबीला है, कुरु कबीले के इतिहास को हम भारत की लड़ाई से जानते हैं। कुरु कबीले के इतिहास को हम भारत की लड़ाई से जानते हैं, और इस लड़ाई को हमें जो महाभारत है वहां पे दिखाया गया है। महाभारत महाकाव्य का जो विषय है, ये जो भारत की लड़ाई है, जो कुरु की लड़ाई है, उसे हमें महाभारत में दिखाया गया है। भारत और कुरु कबीले के मिलने से किस कबीले का निर्माण हुआ? कुरु। और इस कुरु कबीले के लोगों ने
अपनी राजधानी किसको बनाई, हस्तिनापुर को बनाई। इस कुरु कबीले के लोगों ने अपनी राजधानी किससे बनाई, हस्तिनापुर को बनाई। हस्तिनापुर कहाँ पे, मेरठ में स्थित है। ईसापुर 500 के आसपास जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोस्टल, उत्तर बिहार के विदेश, इस क्षेत्र में यदि हम बात करें तो ईसापुर 500 के बीच के जो क्षेत्र हैं, यदि क्षेत्र की बात करें, इस सामाजिक ढांचे के विस्तार की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें तो ईसापुर 500 के बीच, ईसापुर 500 के आसपास जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोस्टल के क्षेत्र, उत्तर बिहार के विदेह के क्षेत्र आते हैं। यदि हम इस हस्तिनापुर की बात करें जो मेरठ में स्थित है, जो कुरु की राजधानी थी, और कुरु का इतिहास कुरु के इतिहास को हम भारत की लड़ाई से जानते हैं। जो महाकाव्य महाभारत का मुख्य विषय बना। कुरु कबीले की लड़ाई, कुरु कबीले के इतिहास को हम भारत की लड़ाई से जानते हैं, जो महाकाव्य महाभारत का मुख्य विषय बना। हस्तिनापुर की बात करें तो यहाँ हस्तिनापुर के यदि शहरी जीवन की बात करें तो यहाँ पे मामूली शुरुआत हमें देखने को मिलता है। यदि हस्तिनापुर के शहरी जीवन की बात करें तो यहाँ पे हमें मामूली शुरुआत देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम महाभारत में देखें तो महाभारत में जो दिखाया गया है उससे प्रतीत होता है कि काफी डेवलपमेंट, काफी विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर हमें महाभारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है, यदि हम हस्तिनापुर के शहरी जीवन की बात करें तो यहाँ पे अभी शहरी जीवन की मामूली शुरुआत हुई थी। जो महाभारत में दिखाया गया है, महाभारत में हस्तिनापुर को जिस तरीके से दिखाया गया है, इससे प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर एक बड़ा शहर था, एक डेवलप्ड सिटी बन चुकी थी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि महाभारत में जो इतना विकसित, इतना डेवलप्ड दिखाया गया सिटी के रूप में, वो इस कारण से क्योंकि जो ये महाकाव्य लिखा गया 4वीं शताब्दी में लिखा गया। जो महाकाव्य महाभारत है, इसकी जो रचना हुई किस काल में, 4वीं शताब्दी में हुई। और जो ये टाइमलाइन आप देख रहे हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है, ईसापुर 1000 से ईसापुर 500, यानी जो महाभारत की टाइमलाइन है वो ईसापुर 1000 से ईसापुर 900 के बीच माना जाता है। जबकि जो महाकाव्य महाभारत की रचना की गई वो ईसापुर 4वीं शताब्दी में। इस कारण से क्योंकि उस समय तक आते आते जो शहर थे वो काफी उन्नत हो गए थे, शहरों का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुका था। इस कारण से महाभारत में काफी भव्यता दिखाई जाती है। लेकिन रियलिटी में हस्तिनापुर को देखें तो यहाँ पे जो शहरी जीवन है उस शहरी जीवन की मामूली शुरुआत हुई थी। रियलिटी में अगर देखें, इस कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इस बुक के कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिल रहा है कि जो हस्तिनापुर जो कुरु की राजधानी थी, इसके हम शहरी जीवन की बात करें तो मामूली शुरुआत हमें देखने को मिलता है। अब बात करें उत्तर वैदिक लोगों को किन से सामना करना पड़ा। उत्तर वैदिक लोगों को यानी जो उत्तर वैदिक की टाइम है ईसापुर 1000 से ईसापुर 500 के बीच है, इन लोगों को यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों को, यानी उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को किनका सामना करना पड़ा, किन लोगों का सामना करना पड़ा। इसमें कुछ पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से। आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ता था। यह आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी एनसीईआरटी के बुक से, ओडी एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक से आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस पॉइंट को सीख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, उन लोगों को किनका सामना करना पड़ा। तो इसमें पहला पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। किस एंगल पे बात कर रहे हैं हम, कौन सा एंगल सीख रहे हैं हम, ये एंगल सीख रहे हैं। जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे, उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इन आर्य लोगों को किनका सामना करना पड़ा। तो पहला पॉइंट आपने क्या हाईलाइट किया, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ता था। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पॉइंट नंबर 2, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेरू या लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा, यानी उत्तर वैदिक के आर्य लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेरू या लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, कुछ जगहों पर, पॉइंट नंबर 3 ये हाईलाइट करना है, पॉइंट नंबर 2 हाईलाइट हो गया, पॉइंट नंबर 3 भी हाईलाइट करना है। कुछ जगहों पर उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। इस पॉइंट को भी हाईलाइट करना है। कुछ जगहों पर उत्तर वैदिक के आर्य लोगों को कुछ जगहों पर उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। उत्तर हड़प्पाई संस्कृति लोगों के कौन? उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के कौन से लोग थे? इसके बारे में हमने आपको इससे पहले बता दिया, एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो स्थल जारी रहे उन्हें हम उत्तर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो स्थल जारी रहे उन स्थलों को हम उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, इससे भी हाईलाइट करना है। मुंडा जनजात शब्द है। कई मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं जो ऊपरी गंगा घाटी में संकलित किए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको हाईलाइट करना है कि कई मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं जो ऊपरी गंगा की घाटी में संकलित किए गए थे। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना किया है। इससे पता चलता है उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना किया। अब आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट एंगल है कि उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों ने किन किन का सामना किया। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट आपने सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बुलेट पॉइंट है, 4 पॉइंट बुलेट पॉइंट, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया है। अब आगे देखिएगा, उत्तर वैदिक काल लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक लोगों को यानी उत्तर वैदिक के आर्य लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो पर किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है, हाईलाइट करो, बुलेट पॉइंट, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। नंबर 5 भी बुलेट पॉइंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्या कह रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आर्यस ने लिखा है, राम शरण शर्मा की बुक में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लिखा गया है। इसको अभी हाईलाइट करें आप, क्या लिखा गया है? उत्तर वैदिक लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, उत्तर वैदिक लोगों यानी उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो पर किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। ये जो उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग थे, इन्होंने चाहे जिनके विरोध का सामना किया हो, उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इन्होंने चाहे जिसके विरोध का सामना किया हो पर ये किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। ये जो उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इन्होंने चाहे जिसके विरोध का सामना किया हो, लेकिन ये किसी एक जगह पर ना तो इन्होंने शासन किया, किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट एक बार फिर से हाईलाइट कर लिए, एक बार फिर से देख लिए क्या कह रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये,
हाईलाइट करना इसको, उत्तर वैदिक लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को, उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, पर किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर परंतु किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग ना तो शासन किए ना ही स्थापित हुए। यानी उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, ये लोग किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर शासन नहीं किया। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, ये किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको हाईलाइट करें, बुलेट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट हो गया, 5 के 5 पॉइंट आपने देखा, दैट इज बुलेट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल एनसीईआरटी के इस पेज में लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखिएगा, गंगा के ऊपरी मैदानों में भी उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको हाईलाइट करिए। उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की गंगा के ऊपरी मैदानों में भी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। अब यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी के कांसेप्ट को उठा करके यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके सम्मुख स्टेटमेंट आता है कि उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की संख्या गंगा के ऊपरी भाग में बड़े पैमाने पर थी। एक स्टेटमेंट आपके सम्मुख आता है यूपीएससी एग्जाम में, उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की संख्या गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में अधिक थी। उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की संख्या गंगा के ऊपरी क्षेत्र में बहुत अधिक थी। तो ये कथन क्या होगा, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं, इस रामशरण शर्मा की बुक के थ्रू हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा रहा है, इससे हमें सीखने को मिल रहा है कि उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की संख्या, उत्तर वैदिक आर्य लोगों की गंगा के ऊपरी मैदानों में संख्या बहुत अधिक नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों की गंगा के ऊपरी मैदान में संख्या बहुत अधिक नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज द बुलेट पॉइंट, इससे हाईलाइट करें 6.6 के 6 बुलेट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वैदिक लोग यानी जो वैदिक लोग थे, यानी जो आर्य लोग थे, वैदिक लोग यानी आर्य लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए, क्योंकि तब उन्होंने लोहे के हथियार और घोड़े के रथों का इस्तेमाल किया। उत्तर वैदिक लोग यानी आर्य लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं, इससे भी हाईलाइट आप करें। वैदिक लोग यानी जो आर्य लोग थे, वैदिक लोग यानी आर्य लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए, क्योंकि तब उन्होंने लोहे के हथियार और घोड़े के रथों का इस्तेमाल किया। ये 6 to 7 पॉइंट जो हमने अभी इस बुक के थ्रू आपके सम्मुख पढ़ा है, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट, सभी के सभी पॉइंट जो भी आपको सम्मुख में इस बुक से पढ़ रहा हूं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इसको हाईलाइट कर लें। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।